हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए जो कॉलेजेस में हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से कि इसको सबसे पहले डिस्कस करने का कारण भी यही है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है इस एक्सपेरिमेंट को समझने में, और एक ठीक ठाक सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसके पीछे है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू स्टडी द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीआर सर्किट। ठीक है, एक सीआर सर्किट यानी कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट है, उसका टाइम कांस्टेंट पढ़ना है, समझना है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। देखो, एक थ्योरी है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है। क्या होता है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, हमने मान लो इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जब आप जोड़ते हो तो बैटरी से चार्ज जो है उस प्लेट पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो मान लो पहला एक चार्ज गया इस बैटरी से, यहाँ से एक चार्ज गया यहाँ पर, उसके बाद जब दूसरा चार्ज यहाँ जाएगा तो पहले वाला चार्ज उस नए आने वाले चार्ज को अपोज करेगा। ठीक है, ये पहले का। लेकिन बैटरी हमारी पावरफुल है तो बैटरी किसी तरह से इसको ताकत दे करके यहाँ पहुँचा देगी, तो चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या है, तीसरा चार्ज आएगा, तीसरे चार्ज को ये दोनों मिलके अपोज करेंगे। तो दोनों मिलके अपोज करेंगे तो फिर बैटरी ताकत लगाएगी, फिर तीसरा चार्ज भी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्लेट पर इतने चार्ज ना इकट्ठा हो जाएं कि अब बैटरी कोई और नया चार्ज इस पे न डाल पाए। ओके, कुछ बैलेंस सी कंडीशन आएगी। तो अब आप देख रहे हो कि जो ये प्लेट पर चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, ये एकदम से सब आके इकट्ठा नहीं हो रहे हैं कि एक झटके में आए सबके सब बैठ गए। ये पहले तो तेजी से चार्ज होते हैं, लेकिन जब प्लेट पर चार्जों की संख्या बढ़ने लगती है तो जो चार्जिंग होने की रफ्तार है, जो चार्जिंग होने की रेट है, वो स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने एक ग्राफ इस तरह का 12th क्लास की बात बताएं वहाँ पर बनाया होगा। अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें और यहाँ पर चार्ज की बात करें, तो मान लो मैक्सिमम चार्ज Q0 है जो किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जा सकता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो चार्जिंग का कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल। तो चार्ज एकदम से जो है थोड़े ही समय में मैक्सिमम नहीं होता, बल्कि बढ़ते बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे उसकी रेट स्लो हो जाएगी। उसके पीछे कुछ ये मैकेनिज्म काम करती है, तो हमारा स्लोप जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा और इस तरह से चार्जिंग हमारी होती रहेगी। तो चार्जिंग की जो नेचर है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। इससे जुड़ा हुआ अगर हम एक फार्मूला कहें तो जो किसी टाइम Q पर जो चार्ज है वो Q0 1 - e⁻t/RC, इस तरह का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर आप RC की वैल्यू t रख दो तो Q बराबर Q0 1/1 आ जाता है। और जब ये सब सॉल्व करते हो तो आप कहते हो कि 63% ऑफ Q0। तो यहाँ से हम इस टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो समय है जितने समय में कोई कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मान लो 100 यूनिट होना है तो 63 यूनिट होने में जितना समय लगे, जैसे यहाँ पहुँच जाएगा तो 100 यूनिट हो जाएगा, तो 0 से बढ़ते बढ़ते 63 यूनिट तक होने में जितना समय लगता है उतने समय को हम उसका टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और जब ये डिके करना शुरू करता है, जब ये चार्ज डिके करना शुरू करता है तो डिके करते समय भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। तो डिके करते समय भी इसका बिहेवियर ऐसा ही होता है, एक्सपोनेंशियल। ओके, और उस समय हमारे पास जो फॉर्मूला है Q बराबर Q0 e⁻t/RC, इस तरह से डिके का होता है। तो चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल होती है, डिकेइंग भी एक्सपोनेंशियल होती है। इन्हीं सब के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो काम करता है। अब देखो, आपके पास जब आपने ऑपरेटस इसका यूज किया होगा तो उसमें आपको एक नियॉन बल्ब का इस्तेमाल आप करते हो।
आप एक नियॉन बल्ब का इस्तेमाल करते हो जो कि एक फ्लैश लैंप की तरह से होता है। एक फ्लैश लैंप जिसको हम कह सकते हैं, एक फ्लैश लैंप होता है। छोटा सा बल्ब होता है, कुछ कांच का इस तरह से सिलेंड्रिकल बल्ब है आपके पास। इस बल्ब के अंदर दो प्लेटें होती हैं, बेसिकली दो प्लेटें होती हैं, वो कुछ डिज़ाइनदार होती हैं, ऐसा कोई भी हो तो दो प्लेटें होती हैं। और ये इनके ऊपर हम डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है। नियॉन कैसी गैस है? इनर्ट गैस है और इसकी रिएक्टिविटी होती नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इस नियॉन गैस में क्षमता होती है कि ये हाई टेम्परेचर को भी सह सकता है। हायर टेम्परेचर रीजन में अगर आप इसको ऑपरेट करते हो तो भी इसमें ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होते। तो नियॉन हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकता है, इसीलिए नियॉन गैस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसके अंदर की बात करें तो अंदर इसके एक प्लेट है इस तरह से और एक इसके सामने दूसरी प्लेट लगी हुई है और इसके साथ इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं। मान लो किसी समय ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, घुमंतु किस्म के आप कह लो इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लस प्लेट की तरफ जाते हैं। आपने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल को बढ़ाया। जब पोटेंशियल को आप यहाँ बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो रास्ते में आने वाले नियॉन के एटम से टकराते हैं, उनको आयनाइज करते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में गैस जो होती है वो आयनाइज हो जाती है और आयनाइज होने की वजह से कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। जो आयन होते हैं वो दोनों प्लेट के बीच में करंट का कंडक्शन शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आयनाइज हो जाती है, उसके लिए आपको ठीक ठाक से पोटेंशियल लगाना पड़ता है। अब जब आयनाइज हो जाएगी तो इसके चार्ज जो है, प्लेट के चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएंगे और एक समय आएगा कि यहाँ पर चार्ज कम हो जाएंगे। जब आयनाइज गैस से चार्ज फ्लो करेंगे प्लेटों के बीच में तो चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा और पोटेंशियल कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इतने चार्ज, इतना पोटेंशियल नहीं बचेगा कि ये आयनाइजेशन बरकरार रखा जाए, तो हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों प्लेटों के बीच में आयनाइजेशन हो चुका है और चार्ज फ्लो कर रहे हैं? तो आपका जो ये नियॉन गैस है कि जब आयनाइज होकर के कंडक्शन करती है तो ये लाल कुछ सुर्ख लाल तो नहीं होता, लेकिन कुछ लालिमा जैसी इसके अंदर आ जाती है, एक फ्लैश, एक चमक यहाँ पर निकलती है इस बल्ब से। और जब इनकी प्लेटों पर इतना पर्याप्त पोटेंशियल नहीं बचता है तो उस समय फिर क्या होता है, ये जो फ्लो है चार्जों का ये नहीं हो पाता और हमारा ग्लो जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं कि हमारा जो लैंप है वो जब वो कंडक्शन करता है तो फ्लैश करता है, चमकता है। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा दूसरी भाषा में स्ट्राइकिंग कहते हैं, स्ट्राइक करता है। और फिर जब वो उसमें पर्याप्त नहीं होता है तो एक्सटिंक्ट स्टेट में चला जाता है, बुझ जाता है, या इसको हम कहते हैं क्वेंचिंग हो जाती है इसके अंदर। तो हमारे पास चमकना, बुझना, फिर चमकना, फिर बुझना, इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो उसको फ्लैश कहते हैं, क्वेंच कहते हैं, स्ट्राइकिंग कहते हैं, एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये इसके टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ। तो अब आप यहाँ पर अपनी कॉपी में जो आपने इसको बनाया होगा तो आपने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया होगा इस नियॉन बल्ब के लिए, स्पेसिफिकली नियॉन बल्ब के लिए एक यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे मान लो टाइम है, टाइम के साथ हमने ये एक्स एक्सिस पे लिया और इस पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं, वो पोटेंशियल जो हम इस नियॉन बल्ब को दे रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लिमिटिंग वैल्यूज़ ले दें। मान लो कि ये है कि हम जो बाहर से पोटेंशियल लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो V0, ये हम अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल। ओके, इसकी स्ट्राइकिंग पोटेंशियल कितना है, मतलब वो पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल लगने पर ये बिल्कुल ग्लो करना शुरू कर देगा, तो स्ट्राइकिंग पोटेंशियल Vs है। और उसके बाद वो पोटेंशियल क्या है जिसके आने के बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बुझ जाएगा, उसको हम कहते हैं Ve है। ये तीन तरह के पोटेंशियल है, V0 जो आप अप्लाई कर रहे हो, Vs जो इसका स्ट्राइकिंग पोटेंशियल है, Ve जो इसका एक्सटेंट पोजीशन है, वो पोटेंशियल है।
अब हम क्या करते हैं, समय के साथ जब आप चार्ज करते हो तो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए एक्सपोनेंशियल सा, अगर आगे बढ़े तो ऐसे जाना चाहिए ग्राफ। लेकिन जैसे ही यहाँ स्ट्राइकिंग पोटेंशियल तक पोटेंशियल पहुँचता है तो स्ट्राइक होने के बाद फिर क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना आयनाइजेशन गैस में हो चुका होगा कि एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। तो जैसे कंडक्टिंग पाथ बनेगा तो इतने पोटेंशियल के बाद से चार्ज बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जो भी प्लेट है उस पर जाना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल घटना शुरू होगा तो घटता जाएगा ऐसे 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 ऐसे। जैसे यहाँ पहुंचेगा एक्सटिंग पोजीशन पर तो फिर क्या होगा, आयनाइजेशन अब यहाँ पर नहीं होगा, आपका जो कैपेसिटर है वो बुझ जाएगा, वो सॉरी जो नियॉन बल्ब है वो बुझ जाएगा। फिर जब बुझ जाएगा तो चार्जों का फ्लो भी रुक जाएगा, फिर से चार्ज इकट्ठा होने शुरू होंगे, फिर से चार्ज इकट्ठा शुरू होंगे तो फिर ये ग्राफ ऐसे ऊपर उठेगा, फिर यहाँ जाके टकराएगा, फिर यहाँ से ग्लो होगा और फिर ये ग्लो जो है उसके चार्ज को रिड्यूस करेगा और फिर इस तरह से हमारा ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये समझो कि जब जब ये ग्रीन लाइन को टच कर रहा है तब तब हमारा फ्लैश लैम्प चमकता है और जब ये इस पर्पल लाइन को छू रहा है तब तक वो बुझ चुका होगा। ओके, ये हमारे पास कुछ हैं। तो अब जरा टाइम लाइन की जरा हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखें कि ये कौन सा टाइम है। ये जब हमारा जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो गया VE तक, तो मान लो T1 टाइम लगा इसको VE एक्सटेंशन पॉइंट तक, क्वेंचिंग पॉइंट तक चार्ज होने में। उसके बाद फिर वहां से फिर फर्दर चार्ज किया ग्लो करने के लिए, तो ग्लो करने के लिए जब गया तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, T2। मतलब जब से चार्जिंग शुरू हुई थी तब से जब तक ये ग्लो नहीं करने लगा नियॉन बल्ब तब तक T2 समय लगा, और जब वो VE तक पहुंच गया तो T1 समय था। अगेन उसके बाद फिर ये कुछ समय बाद गया और मान लो सपोज करो कि T टाइम है, T टाइम पर ये ग्लो करने के बाद वापस से बुझ गया। तो आप देखो ये पोजीशन बुझी हुई थी, ये पोजीशन ग्लो की थी और ये पोजीशन बुझी हुई थी। तो दो क्वेंच पोजीशन के बीच में एक ग्लो पोजीशन आ रही है। देख पा रहे हो ना, यहाँ पर जो मैं रेड डॉट बना रहा हूं, दिस इज द क्वेंच पोजीशन। जब वो चमक खत्म हो चुकी है, दिस इज द क्वेंच पोजीशन एंड दिस वन इज द ग्लो पोजीशन। तो एक बार बुझ के जल के फिर से बुझने में जो टोटल टाइम है उसको हमें भी यहाँ पर कैलकुलेशन लेना है। तो मान लो एक बार बुझा था यहाँ पर, फिर दोबारा बुझ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, T। ओके, एक बार बुझा फिर जला फिर बुझा तो टोटल टाइम हुआ T। लेकिन जब वो जला था और फिर बुझा, मतलब जलने के और बुझने के बीच में जो टाइम है दैट इज T0। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो T दो बुझी हुई पोजीशन के बीच का समय है और T0 क्या है, दो जली हुई पोजीशन जब वो ग्लो कर रहा था तब का समय है। और T1 तो मैंने बताया आपको क्वेंचिंग पोटेंशियल तक जाने में लगा समय है, और T2 जो है वो ग्लो पोजीशन या स्ट्राइकिंग पोटेंशियल तक जाने में लगा समय है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसकी समझ लें तो आपको प्रैक्टिकल को समझने और समझाने में थोड़ा सा और आसानी होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला जैसे चार्ज के लिए लिखा है वैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हम VE लिखना चाहें, VE पोटेंशियल तक जाने में, जो ये वाला पोटेंशियल था आपका जो पर्पल कलर से हमने लाइन दिखाई है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, V0 1 माइनस E बाई T1 बाई RC। T1 क्यों यूज किया, देखो हमने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है T1 समय है। ऐसे ही स्ट्राइकिंग पोटेंशियल तक जाने में के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 1 माइनस E T2 बाई RC होगा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक क्वेंचिंग पोजीशन के लिए और एक स्ट्राइकिंग पोटेंशियल के लिए है यहाँ पर। ओके, अब आप क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा हम वर्कआउट करते हैं। आप देखें यहाँ पर जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो VE V0 माइनस V0 e की पावर T1 बाई RC, तो e की पावर माइनस T1 बाई RC इज इक्वल टू V0 माइनस VE। ओके, V0 माइनस VE आ गया। अब यहाँ पर
और यहाँ पर भी एक वी नॉट रहेगा। तो ई टू द पावर माइनस टी वन बाई आर सी क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी ई डिवाइडेड बाई वी नॉट। ओके, सो यहाँ से अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा माइनस टी वन बाई आर सी, और ये हो जाएगा लॉग वी नॉट माइनस वी ई ओवर वी नॉट। ये वी है पोटेंशियल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह से सिमिलरली ऑल्सो अगर हम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के साथ यही सारा काम करें तो हम पाएंगे माइनस टी टू बाई आर सी लॉग वी नॉट माइनस वी एस अपॉन वी नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से है। इक्वेशन नंबर 1 से कैसे आए हैं हम इक्वेशन नंबर 3 तक ही दिखा दिया है, और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 से चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंचेंगे। ये हमारे पास हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें कि इनको ऐसा कुछ डिवाइड करें, चूंकि देखो यहाँ पर भी वी नॉट है, वी नॉट अगर दोनों डिवाइड हो जाएं तो वी नॉट को हम कैंसिल कर सकते हैं, और डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दें। तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3, मैं शॉर्ट हैंड में लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास थी माइनस टी टू बाई आर सी माइनस टी वन बाई आर सी इज इक्वल टू लॉग वी नॉट माइनस वी एस बाई वी नॉट माइनस लॉग वी नॉट माइनस वी ई बाई वी नॉट। ये हो गया। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन आर सी। जहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से पेन पेंसिल उठा करके एक बार ज़रा उसको वर्कआउट करिएगा, यू विल फाइंड द आंसर। कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ देखते देखते हम नहीं समझ पाते, हमारा ब्रेन उस तरह से फंक्शनिंग नहीं करता है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन। कुछ हद तक इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 ओवर आर सी इज इक्वल टू लॉग वी नॉट माइनस वी एस बाई वी नॉट माइनस वी ई। दिस इज। अब एक चीज़ देखो, आपको अगर आप डायग्राम देखो तो आप डायग्राम में पाओगे कि T2 इज हायर वैल्यू एंड T1 इज एट लोअर वैल्यू, है ना। तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको T2 माइनस T1 लिखो। तो अगर T2 माइनस T1 लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इसको ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो T2 माइनस T1 ओवर आर सी इज इक्वल टू लॉग वी नॉट माइनस वी एस वी नॉट माइनस वी ई। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ओके, एक चीज़ और हम कर सकते हैं, माइनस को छुटकारा पाने के लिए T2 माइनस T1 कर दें और अपॉन आर सी कर दें, इधर माइनस को हम शिफ्ट कर दें। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और ऐसा करते हैं, जो लॉग है, इस माइनस लॉग जो पूरा टर्म है इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं k। तो अगर आप इसको कांस्टेंट मान लोगे तो जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू के टाइम आर सी। अब हम माने एक और चीज़, देखिए T2 माइनस T1 को हम मान रहे हैं T माइनस T नॉट। कैसे आ गया, डायग्राम देखो, डायग्राम को देखो, ये है डायग्राम। इस डायग्राम में T1 से लेकर के ये जो पूरी दूरी थी T, ये थी कैपिटल T। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्यों कह रहे हैं, एक बार बुझ के फिर जल के फिर बुझने में। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ऑसिलेशन में होता है कि जीरो हुआ, एक बार प्लस गया, एक बार माइनस गया, फिर जीरो आया। तो ये जो पूरा जितना समय लगता है इसको टाइम पीरियड होता है। वैसा ही कुछ हम यहाँ पर, तो पूरा टाइम पीरियड है और ये जो डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस था उसको टी नॉट माना था। तो जाहिर सी बात है इस पूरी, इस जो हम ये बना रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा T2 माइनस T1। दिस इज T2 माइनस T1। ओके, दिस इज T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 कैसे होगा, कैपिटल T में से टी नॉट घटा दो। तो इसी डायग्राम से हमारे पास
T2 माइनस T1 जो है ये आ गया। तो आप लिख सकते हो T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टाइम आर सी, या T बराबर टी नॉट के आर सी। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना है, और न केवल यूज करना है बल्कि आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, इसके लिए टेबल बनानी है। इसके लिए देखिए आपने क्या टेबल बनाई होगी। इस फॉर्मूले को दिखाने के लिए आपने अपनी टेबल कैसे बनाई होगी? आपने अपनी टेबल बनाई होगी जिसमें कि आप एक कुछ R की वैल्यू लेते हो और कुछ C की वैल्यू लेते हो और कुछ T नॉट की वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट करते हो, आप फ्लैश काउंट करते हो। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे आपने लिया कि सपोज हमने कोई V नॉट की वैल्यू ले ली कि 180 वैल्यू हमने फिक्स कर ली, V नॉट की वैल्यू हमने कुछ, ये V नॉट की वैल्यू हमने कुछ कर लिया, V नॉट है। उसके बाद मान लीजिए C की वैल्यू आपने किया 0.47 माइक्रोफैरेड कर दिया। ओके, आपने R की वैल्यू को 1 मेगा ओम से लेकर के मान लो 5 मेगा ओम तक चेंज किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप C को कांस्टेंट कर रहे हो, R को चेंज कर रहे हो। तो यानी कि आप R चेंज करोगे तो आप X स्केल पर R लो, और जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास हर बार फ्लैश काउंट कर रहे हो कि कितनी 20 बार चमकने में, उस बल्ब को 20 बार चमकने में चमका, फिर अगली बार चमका, फिर बुझा, फिर चमका, फिर बुझा, फिर चमका। तो इस तरह से चमकने में कितना समय लगा। तो मान लो 20 बार फ्लैश होने में उसको सपोज कुछ 40 सेकेंड लग गए, मान ले, हम जस्ट ऐसे ले रहे हैं। तो एक फ्लैश में कितना समय लगेगा, 40/20 जैसे 2 सेकेंड मान लो लगे हैं। तो इस तरह से आप बार बार जब R की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो तो T जो है RC जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसके डिस्चार्ज होने की जो रेट है वो भी चेंज होगी। तो आपके पास Y एक्सिस पर एक T आ जाएगा। T जितने हैं वो आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, आपने R के साथ और T के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन जो है जो T इज इक्वल टू टी नॉट के आर सी है, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप यहाँ पे Y एक्सिस पर T है, X क्या है, R है, क्योंकि आप R चेंज कर रहे हो। तो M को देखो, अगर M को कंपेयर करोगे तो ये जो M है वो K टाइम C के बराबर है। ओके, ये जो M है वो K टाइम C के बराबर है, और जो C है इंटरसेक्ट जो है वो T नॉट के बराबर है। तो अगर आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी, इस लाइन में ये जो डिस्टेंस है ये इंटरसेक्ट है जो कि T नॉट है। तो आपको T नॉट, T और R के साथ जो ग्राफ बनाओगे उसमें जहां इंटरसेक्ट कटेगा वहां से T नॉट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप K टाइम C होगा, और चूंकि C की वैल्यू आपने फिक्स कर रखी है तो आप यहां से K भी कैलकुलेट कर सकते हो। और K क्या है, ये सारा टर्म है, ये वाला, ये जो पूरा टर्म है ये हमारा K है, माइनस लॉग V नॉट माइनस VS V नॉट माइनस V, ये हमारा K है। ओके, ये हो गया। इसी तरह से आप एक और दूसरा काम कर सकते हो कि मान लो V नॉट की वैल्यू आपने 180 रखी और C की वैल्यू को आपने चेंज किया, जबकि R की वैल्यू आपने मान लो 1 मेगा ओम पर फिक्स कर दिया। आपने R की वैल्यू 1 मेगा ओम फिक्स कर दी और C को आपने चेंज किया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर आपके पास एक ग्राफ बनाने की स्थिति आ जाएगी। अब की बार जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में x एक्सिस पर कैपेसिटर होगा, y एक्सिस पे t होगा, इंटरसेक्ट करोगे तो ये जो इंटरसेक्ट होगा ये t नॉट होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो आपको k टाइम r देगा। r की वैल्यू फिक्स की है तो आपको k यहां से मिल जाएगा। ये एक, इन दो ग्राफ से आप कैलकुलेट करोगे और फ्लैश का काउंट करोगे उस जो लैंप है उसके लिए। अब देखो, एक थ्योरी में हम एक जगह पे और आ सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर अब हम Vs और Ve की वैल्यू, स्ट्राइकिंग पोटेंशियल और जो ये क्वेंचिंग पोटेंशियल है इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप यहाँ से आओ, आपको ये यूज करना है T माइनस टी नॉट, और आपको ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाना है। T2 माइनस T1 है अपॉन RC है, माइनस लॉग है
इसको यूज करना है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आप देखिए कैसे यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, आप T2 माइनस T1 की जगह पर लिख दो T माइनस टी नॉट अपॉन RC। आपके पास था माइनस लॉग और इधर था V नॉट माइनस वी एस अपॉन V नॉट माइनस वी ई। देख लें यही था V नॉट माइनस वी एस, हाँ V नॉट माइनस वी एस अपॉन V नॉट माइनस वी ई। ठीक है, अब देखो माइनस साइन है, लॉग का जो माइनस साइन होता है इसको -1 लिख सकते हो यहाँ पर, और -1 लिखने का मतलब पलट दोगे तो ये हो जाएगा लॉग V नॉट माइनस वी ई अपॉन V नॉट माइनस वी एस। आई होप यू नो द ट्रिक। तो यहाँ से T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, RC को यही रहने दो, ठीक है RC को यही रहने दो, हमें लॉग हटाना है। तो लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल ले लो, तो एक्सपोनेंशियल इधर लोगे, और जब एक्सपोनेंशियल इधर लोगे तो आपके पास हो जाएगा लॉग हट जाएगा, तो V नॉट माइनस वी ई अपॉन V नॉट माइनस वी एस बचेगा। ठीक है, सिंपली दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल कंसीडर कर लिया। अब देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, V नॉट में से वी एस को घटाते हैं और वी एस को जोड़ते हैं, बाकी चीज़ें वैसे रखते हैं। तो आपने वी एस को माइनस किया, V को प्लस किया, और डिवाइड में आपके पास V नॉट माइनस वी एस है। ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास V नॉट माइनस वी एस का टर्म आ गया, वी एस माइनस वी ई का टर्म आ गया, और नीचे आ गया V नॉट माइनस वी एस। अब हम e की पावर T माइनस टी नॉट बाई आर सी को लिख सकते हैं 1 प्लस वी एस माइनस वी ई डिवाइडेड बाई V नॉट माइनस वी एस। ठीक है, सिंपली तरीके से इसको कर दिया। अब क्या कर सकते हो, अब आप इसको दाएं बाएं शिफ्ट करो, तो वी एस माइनस वी ई माइनस वी नॉट माइनस वी एस बराबर 1 माइनस ई की पावर T माइनस टी नॉट बाई आर सी आ गया। अब हमें यहाँ पर एक टर्म कैलकुलेट करना है। हम टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं V नॉट माइनस वी एस, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको जो ब्रैकेट में हम बना रहे हैं। तो इसको करना चाहते हो तो V नॉट माइनस वी एस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी एस माइनस वी ई में से डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस ई टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, और क्या करें, आप वी एस माइनस वी ई इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई टी माइनस टी नॉट बाई आर सी लिख सकते हो, और इस पूरे चीज को हमें कांस्टेंट मान ले, गामा हमने कांस्टेंट मान लिया। तो अब ऐसा करने पर आपके पास V नॉट माइनस वी एस इज इक्वल टू वी एस माइनस वी ई गामा। ठीक है, ये टर्म आ गया, और यहां से अगर हम देखें तो V नॉट बराबर हो जाएगा वी एस प्लस गामा टाइम वी एस माइनस वी ई, ये आ गया। ये भी हमारी इक्वेशन है। अब जगह अगर इसको देखना चाहें तो x बराबर सम इंटरसेप्ट c प्लस m टाइम y है। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, वैसे ही ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। पहले इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा था c, y एक्सिस पर, अब की बार इंटरसेप्ट कहाँ होगा, x एक्सिस पर। तो आप क्या करोगे, अब आप ऐसा करोगे कि आप एक ग्राफ प्लॉट करो, किसके बीच में, इसको मानो y की जगह पे देखो तो गामा है y, और V नॉट को मानो x, तो V नॉट को मान लिया आपने x, और V नॉट की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, 150, 160, 170, 180 इस तरह से लगते जा रहे हो। आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो शुरुआत है इसकी, ये जो इंटरसेक्ट है, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ होगा, VS पर, क्योंकि C की जगह पर VS है। और जब आप गामा और V नॉट के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ VS से शुरू होगा, और इसका जो स्लोप होगा, जो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। सॉरी ये स्लोप VS माइनस VE के बराबर होगा, क्योंकि गामा के बीच में तो हम खींच ही रहे हैं। तो इस तरह से आपको अब क्या करना होगा, आपको कोई R की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको कोई C की वैल्यू लेनी पड़ेगी। आप 20 फ्लैश के लिए काउंट कर रहे होगे, और आप अपना एक ग्राफ प्लॉट करोगे, किसके बीच में, V नॉट के बीच में, गामा के बीच में, और इस ग्राफ का जो वैल्यू आएगी वो VS माइनस VE आपको स्लोप मिल जाएगा इसका।
ठीक है, स्लोप मिल गया और वीएस की वैल्यू यहां इंटरसेक्ट से मिल गई, वीएस की वैल्यू यहां इंटरसेक्ट से मिल गई, तो आप यहां से वीएस की वैल्यू इंटरसेक्ट से मिल गई और स्लोप मिल गया। अब आप क्या करोगे कि वीएस में से स्लोप की वैल्यू घटा दोगे तो यू विल गेट द क्वेंचिंग पोटेंशियल। तो आपके पास स्ट्राइकिंग पोटेंशियल और आपके पास क्वेंचिंग पोटेंशियल, एक्सटिंक्शन पोजीशन पोटेंशियल दोनों ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये थ्योरेटिकली भी काफ़ी मजबूत है और इससे जो क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन बनते हैं उसमें समान रूप से क्वेश्चन होता है नियॉन लैम्प के साथ नियॉन गैस क्यों इस्तेमाल होती है। आपने बताया नियॉन गैस हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सकती है, इनर्ट गैस इक्वेशन, इनर्ट गैस है तो वो बार बार हॉट और कोल्ड होने पर उसकी रिएक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि वो रिएक्ट कर गई इलेक्ट्रोड के मटेरियल से, ठीक है। और कहाँ आपने नियॉन बल्ब को देखा है, तो नियॉन बल्ब वगैरह क्या होता है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उसमें जो वो साइन बोर्ड होते हैं चमकते रहते हैं, पाइप नुमा कुछ बना देते हैं, पाइप को टेढ़ा मेढ़ा कर करके जो बनाते हैं, तो वो जो भी नियॉन गैस के ही लैंप होते हैं, साइन लैंप होते हैं और मतलब चमकने वाले लैंप होते हैं जिससे कि हम सिग्नलिंग के लिए भी काम कर सकते हैं, अलर्ट करने के लिए भी उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि इसमें भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होती है उसके पीछे फिजिकल फिनोमेना क्या है, क्यों चार्जिंग में टाइम लगता है, क्यों डिस्चार्जिंग में टाइम लगता है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर क्यों शो करता है। तो आप वहाँ पर जो शुरुआत हमने आज लेक्चर की थी इस पूरे वीडियो की कि कैसे जब चार्ज इकट्ठा होने शुरू होते हैं प्लेटों पर तो उनको एक अपोजिशन ऑफर होता है, तो फिर धीरे धीरे बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस जो होती है वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है। तो चार्जिंग जो है वो हमारी एक्सपोनेंशियल होती है, बिल्कुल लीनियरली बढ़ती नहीं रहती, वो पहले तेज़ी से होगी फिर वो स्लो हो जाएगी। तो जब तक तेज़ी से कब तक होगी, जब तक कम चार्ज थे, लेकिन जब चार्ज बढ़ने लगते हैं तो अपोजिशन बढ़ने लगता है, इसीलिए रफ्तार भी कम हो जाती है। फिर अगला सवाल आता है कि फिर डिस्चार्जिंग का क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्यों होती है। तो डिस्चार्जिंग में क्या है, शुरू में बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हैं, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सब एक दूसरे के बगल में नहीं रहना चाहते, जैसे उनको रास्ता मिलता है तेजी से भागते हैं। तो तेजी से भागते हैं तो डिस्चार्जिंग की भी रफ्तार तेज होती है, लेकिन जब तेजी से भाग जाते हैं तो फिर यहाँ जगह बन जाती है, तो बाकी के चार्ज जो होते हैं वो जगह पे बढ़िया आराम से फैल के मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब फैल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है, दूर दूर फैल चुके हैं। और जिस रिपल्सन फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो भाग करके प्लेट से बाहर जा रहे थे, अब वो अदावतें भी कम हो जाएंगी, वो दिक्कतें भी कम हो जाएंगी, तो उनके अंदर प्लेट से भागने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो जितनी तेजी से डिस्चार्जिंग शुरू हुई थी उतनी तेजी से ना होकर के डिस्चार्जिंग भी स्लो डाउन हो जाती है, तो वो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेती है। तो फिजिकली अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क। और अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल हैं और तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट वगैरह में कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, ठीक है, चलो फिर हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।